जी अनम एंड थुरैया, आपके पास स्लाइड शेयर हो रही हैं? यस सर। ये हमने आई थिंक ये वाली स्लाइड्स हमने लास्ट डिस्कस नहीं की थी लास्ट क्लास में। नो सर। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर द ब्रेक। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो है कब इफेक्टिव होगी? व्हेन द जॉब्स रिक्वायर हाईली क्रिएटिव बिहेवियर्स, हैव अ लॉन्ग टर्म फोकस, डिमांड कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड, एंड व्हेन जॉब इन्वॉल्व्स रिस्क टेकिंग. So these are the assumptions under which this differentiation strategy will be more appropriate. Then human resources responsibilities, ये different functions हैं जो ह्यूमन HRM जो कवर करता है। ये आप लोगों ने जाहिर है जो आर दी HRM स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस. इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, इसमें जो कैरियर डेवलपमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, and then performance appraisal, another very important function of human resource management. Recruitment क्या होती है? What is recruitment? जी, what is recruitment? Hiring persons. Okay, recruitment और hiring में क्या difference होता है? रिक्रूटमेंट में आप सिलेक्शन करते हैं कि मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आते हैं आपके पास, तो आप उनकी देखते हैं सीवीज वगैरह, और आपको जिस तरह के रिक्वायर्ड होते हैं पर्सन आप उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं और फिर हायर करते हैं. ओके, रिक्रूटमेंट का ये जो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एंटायरली डिफरेंट. ये आप लोगों ने अब याद रखना है आइंदा, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन रिसोर्स की जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और हायरिंग में. रिलेटेड फंक्शंस हैं बट दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज टुवर्ड. अब इसमें रिक्रूटमेंट पार्ट में जब आप ऐड देते हैं या जॉब पोस्टिंग करते हैं जिसमें जिसके अगेंस्ट लोग अप्लाई करते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट. ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग दी. ये जो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ताकि लोग अट्रैक्ट हों आपकी तरफ, उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट वगैरह जो करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट. उस रिक्रूटमेंट के बाद फिर हम हायरिंग जो इंक्लूड होती है उसमें हम सिलेक्शन करते हैं कि सिलेक्शन के हम डिफरेंट अल्टरनेटिव में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है या बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, और ऑल ऑफ दीज प्रोसेस जो है ओवरऑल इसको हम कहते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन द हायरिंग प्रोसेस. यानी फॉर द हायरिंग प्रोसेस आफ्टर रिक्रूटमेंट, पहले रिक्रूटमेंट होती है, यानी हम एड वगैरह देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि लोग मैक्सिमम आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जॉब की तरफ अट्रैक्ट हों. उसके बाद उनसे जो लेते हैं एप्लीकेशन वगैरह लेके उनकी फाइनल सिलेक्शन करते हैं आफ्टर आफ्टर दिस स्क्रूटनी. तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है सर. ये लोग रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू वगैरह आएगा? नहीं, इंटरव्यू वगैरह बाद में आएगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा. इंटरव्यू इज बेसिकली द टूल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस. ओके सर, इसमें सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह टाइप जो की हम जॉब एडवर्टीजमेंट करते हैं या जॉब पोस्टिंग करते हैं या कोई और प्रोसेस करते हैं टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट. अदरवाइज ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये अल्टरनेटिव यूज होते हैं, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया इन टर्म्स में. ओके सर. इस तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें बायसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डिफरेंट बायसेस हम कर रहे होते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू अप्रेज द परफॉर्मेंस. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, ये लास्ट सेमेस्टर में आई थिंक आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट भी लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन डेवलप द गुड रिलेशनशिप विद द लेबर्स. देन एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन. टर्मिनेशन अगेन इसके क्या रूल्स बनाने हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है टर्मिनेशन का. जितना इंपॉर्टेंट लोगों को रिक्रूट करना होता है या उनको हायर करना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट लोगों को टर्मिनेट करना भी होता है. इसकी भी स्पेशल पॉलिसीज हम बनाते हैं. इंश्योरिंग लीगल कॉम्प्लायंस, लीगल जो रूल्स हैं, जो आपकी कंट्री के रूल्स हैं, जो लेबर लॉज हैं, उनको भी हमने कंप्लाई करना होता है. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
और जो कंपनसेशन फंक्शन है, जैसा हमने वी डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, कि दैट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद दीज HRM फंक्शंस। एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन जो होती है दो तरह की होती है, इनवॉल्यूंटरी भी होती है और वॉल्यूंटरीली भी होती है। इनवॉल्यूंटरीली जो है टर्मिनेशन, इसमें इसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जो मैनेजमेंट है वो आपको टर्मिनेट कर देती है, आपको फारिग कर देती है, ठीक है, अपनी एम्प्लॉयमेंट से। लेड ऑफ का सिचुएशन ये होती है जिससे डाउन साइजिंग होती है, कि कुछ क्राइसिस ऐसा आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है कि यू हैव टू डाउन साइज या ले ऑफ करना पड़ता है अपने कुछ एम्प्लॉयज को। तो ये जो दोनों टाइप्स होती हैं टर्मिनेशन की, दीज आर टर्म्ड एज इनवॉल्यूंटरी, यानी अपनी मर्जी से आप नहीं जा रहे होते बल्कि ऑर्गेनाइजेशन आपको फारिग करती है। दूसरी जो होती है वॉलंटरीली आपकी टर्मिनेशन होती है, उसमें एक तो ये होती है कि कोई एम्प्लॉय खुद क्विट कर देता है, रिजाइन कर देता है, और दूसरी जो नॉर्मल इसकी टर्मिनेशन होती है दैट इज द रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट यू हैव टू क्विट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें भी वॉलंटरीली हो या इनवॉलंटरीली हो तो उसमें क्या कंपनसेशन पैकेजेस होंगे, यानी अगर आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं तो आप क्या बेनिफिट फर्दर देंगे उसको, ठीक है। कुछ में आपकी GPF फंड होता है या ऐसी कुछ फंड्स होते हैं जो आप उसको देते हैं, कुछ लोग पेंशनरी बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगेन इन दैट सेंस वी विल डिस्कस इट इन डिटेल व्हाट शुड बी द कंपनसेटरी बेनिफिट्स फॉर ईच ऑफ दीज टर्मिनेशंस। देन लेजिस्लेशन क्या होगी इसमें, इनकम कंटिन्यूटी, सेफ्टी, वर्क आवर्स क्या होंगे, आपके वर्क आवर्स के मतलब जो वर्किंग आवर्स कितनी होंगे, और कितने मैक्सिमम आपने वर्किंग आवर्स यूज़ करने हैं फॉर दी पे। देन पे डिस्क्रिमिनेशन को किसी किसी कंट्रोल करना है। पे डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू विद इन भी हो सकती है और राइट्स और दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यानी अगर एक जैसे लोग काम कर रहे हैं लेकिन आप उसको पे डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी हैंडल करना होता है। देन मीटिंग डिजेबल्ड एंड फैमिली नीड्स, अब इसमें जो डिफरेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होती है, डिजेबल्ड पर्सन्स के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज दे रही होती है, उसको डिफरेंट तरीके से बाद दफ़ा डिजेबिलिटी अलाउंस दे रही होती है, उसको इक्विपमेंट्स लेके दे रही होती है। देन फैमिली नीड्स भी आपके बच्चों का मेडिकल और आपके और चीज़ों की, बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन और ये चीज़ें भी समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो इन चीज़ों को भी देख रही होती है। और समटाइम्स गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स होते हैं कि ये फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज को। तो you'll have to see these legislations as well when you are going to design the compensation package. Then prevailing wage का मतलब है कि मार्केट में क्या वेज प्रिवेल कर रही है, उसी वेज के मुताबिक ही हम लोगों को कंपनसेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, ये कुछ एक्ट दिए हुए हैं, ये USA के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एक्ट दिए हुए हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादा यूज़ होता है लेबर एक्ट होता है, उसमें पाकिस्तान के जो डिफरेंट रूल्स हैं उनको हम देखते हैं लेबर एक्ट को। तो आई स्किप दिस स्लाइड। कंपनसेशन गोल्स, अब कंपनसेशन जो मैनेजमेंट होता है उसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी आप you'll have to design a sort of compensation system within the organization जिसमें इनकंसिस्टेंसी ना हो इंटरनली, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप उसको एक पर्टिकुलर या तो सीनियरिटी की बेस पे कर रहे हो या परफॉर्मेंस की बेस पे कर रहे हो, ठीक है। उसमें इनकंसिस्टेंसी ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे हो उसको आप पे कर रहे हैं और जो लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं उसको उसके मुताबिक पे नहीं कर रहे हैं। तो दिस शुड नॉट बी, इसको हम टेक्निकली वर्ड में इक्विटी कहते हैं। दो तरह की इक्विटी होती है, एक होती है इंटरनल इक्विटी, एक होती है एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। लाइक अगर एक डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो कंपेयर करेगा दूसरी डिपार्टमेंट के साथ कि वो तो मेरे जितना ही काम कर रहा है लेकिन उसको पे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंसी शो होती है। दूसरी इनकंसिस्टेंसी होती है जो आउटसाइड होती है या एक्सटर्नल इक्विटी होती है कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज जो हैं अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे बाहर एक सिमिलर कॉम्पिटिटर से, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा उतना ही काम वो लोग कर रहे हैं, आप जैसा काम कर रहे हैं लेकिन उनको ज़्यादा लोग वो लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। तो एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है जो कंपनसेशन को डील कर रहा होता है उसमें ये भी इसको केयर करनी होती है कि यू विल हैव टू be careful about maintaining the internal consistency as well as the external consistency, यानी जो आप पे पैकेज दे रहे हैं
उसमें कोई लॉजिक हो। वो लॉजिक आपकी सीनियोरिटी भी हो सकती है, वो आपकी परफॉर्मेंस लेवल भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, बट दे शुड बी अ सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट गोल होता है कंपनसेशन में, दैट इज द मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, एक्सटर्नल इक्विटी, कि इंडस्ट्री में क्या पे पैकेज चल रहा है उसके मुताबिक ही आप पे करते हैं, ताकि उसमें कंसिस्टेंसी हो। या फिर हम कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए कितना पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिसाइड अबाउट द कंपनसेशन लेवल फॉर योर ओन एम्प्लॉयज। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स, नो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो इंडिविजुअल एफर्ट अगर कोई कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, तो उसके लिए जाहिर है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनसेट उसे करना चाहिए। ठीक है, ये अगले कुछ चैप्टर्स में हम एक दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसमें एक जो बेसिक जो मेथड होता है, दैट इज द सीनियरिटी लेवल, जो ज़्यादा हमारे इम्प्लीमेंट होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है, आपका पे पैकेज भी बढ़ता रहता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो ज़्यादा पॉपुलर है प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी में, दैट इज परफॉर्मेंस लेवल कंपनसेशन पैकेज। ठीक है, आपका स्किल लेवल जितना ज़्यादा आप एफर्ट कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपका कंपनसेशन पैकेज भी ज़्यादा होता है। तो इसमें another important goal of compensation is to recognize the individual efforts। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू कंपनसेट हिम, अदरवाइज वो मोटिवेट नहीं होगा फॉर द फ्यूचर। इंटरनल कंसिस्टेंसी अभी जो हमने डिस्कस किया, कि अचीव व्हेन द वैल्यू ऑफ द ईच जॉब इज क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, आप क्लियरली डिफाइन करेंगे कि आपकी जॉब की वैल्यू क्या है और वो किस बेस पे, उसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हैं, जिसकी बेस पे आपने कंपनसेट करना है। इट रिप्रेजेंट्स दी जॉब स्ट्रक्चर, हायरार्की क्या है। ठीक है, आप अपर लेवल में हैं, मिडिल लेवल में हैं, या लोअर लेवल में, किस हायरार्की लेवल पे काम कर रहे हैं, और आपकी जॉब का स्ट्रक्चर क्या है। देन it is achieved using the job analysis and job evaluation। जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसको हमने आई थिंक डिस्कस किया था। व्हाट इज द जॉब एनालिसिस? जी क्लास, व्हाट इज जॉब एनालिसिस? एनीवन? जॉब के कॉन्टेक्ट को आइडेंटिफाई करना। ओके, और इसके अलावा? ये आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है? 7th सेमेस्टर है, और आप लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एचआरएम में, ऐसा ही है ना? एचआरएम में ये बहुत, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बहरहाल इसको आपने नहीं आना। आइडेंटिफाई करना टास्क, ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। जी, इसमें जॉब एनालिसिस में ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द जॉब एज वेल एज द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। इसमें जॉब एनालिसिस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें इट इंक्लूड्स द ड्यूटीज एंड द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, ड्यूटीज, अब जाहिर है जिसकी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बोर ज़्यादा, उसका स्कोप ज़्यादा होगा, तो उसके मुताबिक उसको आप कंपनसेट भी करेंगे। दूसरी जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज द जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन होती है कि हाउ द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ये जॉब एनालिसिस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, और दोनों मिलकर हम इसको ओवरऑल कहते हैं दैट इज द जॉब एनालिसिस। और इसी की बेस पे फिर हम जॉब को इवेलुएट करते हैं, किसी भी जॉब को इन डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे। द प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन ऑफ द डिफरेंट जॉब और एग्जामिनिंग द डिफरेंट जॉब्स, उसको हम जॉब इवेलुएशन कहेंगे। इसको हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर लेक्चर्स आल्सो। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, अनदर ऑब्जेक्टिव जो हमने कहा था कि आपकी जो कंपनसेशन जो मैनेजमेंट होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यू विल हैव टू मेंटेन द मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। Compensation policies that fit with the business objectives, vital in attracting and retaining the employees. Market competitiveness का main purpose यही होता है कि you want to
retain your good employees, and you want to attract the good main power from outside, and these are based on strategic analysis and compensation surveys. इसके लिए हमें जाहिर है आपके जो मैनेजर है दे विल हैव टू कंडक्ट द सर्वेस, वो पूरा सर्वे करते हैं कि हाँ इंडस्ट्री में कितना पे हो रहा है, उसका जनरल पे लेवल क्या है, इसी तरह कॉम्पिटिटर्स कितना पे कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर आप अपनी कंपनसेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बहुत हम सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं देखते, इसको हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, पूरा इसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम कंपनसेशन जो स्ट्रेटजी है उसको फाइनल करते हैं। Then pay structures, pay is determined by the employee's credentials, job knowledge and job performance। ठीक है, पे स्ट्रक्चर्स में इसमें जो आपकी कंपनसेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं, उसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं, उसने कितने कोर्सेज किए हुए हैं, उसके एजुकेशन लेवल क्या है, उसका नॉलेज क्या है, ठीक है, और उसकी पूरी जॉब परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या रही है, उसके मुताबिक उसको हम डिफाइन करते हैं। दैट डिफाइन द पे स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। देन पे ग्रेड्स बेस्ड ऑन द कंपनसेबल फैक्टर्स एंड वैल्यू। इसको ग्रेडिंग जो हम करते हैं, जैसा डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर में आपने देखा होगा ग्रेड 17 तो ग्रेड 18, उसमें हम ग्रुपिंग कर लेते हैं जिसके मुताबिक हम उन ग्रुप्स को डिफरेंट या उन डिफरेंट ग्रेड्स को डिफरेंट तरीके से कंपनसेट करते हैं। इसी तरीके से कुछ पे रेंजेस होती हैं बिल्ड ऑन ग्रेड्स, यूजेस मिड पॉइंट्स, मिनिमम्स एंड मैक्सिमम। पे ग्रेड्स, अगर पे ग्रेड के अंदर कुछ लोगों को मिनिमम ग्रेड देते, मिनिमम लेवल पे स्टार्ट करते हैं और ऐसा ऐसा फिर उनकी इंक्रीमेंट रहती है और वो मैक्सिमम लेवल पे आ जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हमारा पे जो कंपनसेशन लेवल है वो डिफाइन हो रहा होता है। ये क्लियर हुआ आपको? पे स्ट्रक्चर्स, पे ग्रेड्स एंड पे रेंजेस। यस सर, क्लियर है। ओके, स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जी, any entity, any person, any organization, any association which can directly or indirectly affect your organization. You are right. एक होते हैं स्टेक होल्डर्स और एक होते हैं स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कस्टमर्स। नो, स्टॉक होल्डर्स। ओह यस, स्टॉक होल्डर जैसे शेयर होल्डर। जी, शेयर होल्डर्स होते हैं। स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक किस्म के ऑनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन अप टू दैट एक्सटेंट टू विच दे हैव द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टॉक होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेकिन स्टॉक होल्डर्स के अलावा बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें प्राइमरी स्टेक होल्डर्स भी होते हैं और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं कस्टमर्स, उसमें कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड ऑनर्स। जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, लाइक बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई, यूनियंस हो गई, एसोसिएशंस हो गई, ऑल दीज आर द सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। इंडिविजुअल्स और एंटिटीज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द कंपनसेशन प्रैक्टिसेस लाइक एम्प्लॉयज। शायद आपके जो कंपनसेशन पैकेज है डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज को, लाइन मैनेजर्स को, एग्जेक्टिव्स जो होते हैं, यूनियंस, यूएस यानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है। तो ये जो कंपनसेशन पैकेज है इसमें हम इन सब चीज़ों को यू विल हैव टू केयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये हमारा तकरीबन एक चैप्टर भी कवर हुआ है आज के अभी तक के लेक्चर में। इधर तक अगर कोई किसी को क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस अबाउट दिस? नो सर, क्लियर है सर। एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप हमारा मतलब हर जो वीक पे क्लास होती है वो ऑनलाइन ऐसे ही ले लिया करें, तो हम साथ साथ आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया करें जो हमें समझना है। जी ठीक है, इसमें कोशिश करूंगा हम ज़्यादातर इसी तरीके से लाइव ले लिया करेंगे सेशंस। एक्चुअली बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम होती है इसमें सिग्नल की, अभी तो शायद सिग्नल ठीक हो रहे हैं, इसकी वॉइस क्वालिटी भी ठीक होगी। बाज़ दफ़ा सिग्नल की प्रॉब्लम होती है ना, तो 1-2 घंटे वैसे ज़ाया हो जाते हैं।
लेकिन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लाइव सेशन हम रखा करेंगे, या अगर पूरा 3 घंटे का लाइव सेशन नहीं है तो आधे पौने घंटे का लाइव सेशन जरूर रखा करेंगे। ओके सर, थैंक। वो फिर ये होता है कि हम लोग रिकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा सही से सुनते नहीं है, तो लाइव का ये होता है कि हम साथ साथ नोट भी करते रहते हैं, वो फिर ज्यादा इजी होता है। लेकिन ये भी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये जो अभी हमारा लाइव सेशन होता है इसकी रिकॉर्डिंग भी अगर हुआ करेगी तो वो आपको सेंड किया करूंगा। बहरहाल चीज़ें नोट करनी है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट जो भी है। जी सर, रिकॉर्डिंग सेंड करना जरूरी है सर, कुछ स्टूडेंट की मिस हो जाती हैं तो उनको जी बेनिफिट वो हो जाता है रिकॉर्डिंग में इससे। आपको चाहे लाइव हो सेशन या चाहे दूसरी में आपको रिकॉर्डिंग में आपको साथ साथ सेंड किया करूंगा। थैंक यू सर। ओके, लेट्स मी डिस्कस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। लेट मी शेयर द स्लाइड्स फर्स्ट। आप लोगों की यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई है? यस सर, हो गई है। अच्छा, शिफ्ट हो गई है यूनिवर्सिटी। सर ये एग्जाम का क्या बता रहे हैं, ऑनलाइन होंगे या क्या ऑन कैंपस होंगे? अभी तक कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस तो नहीं आई, लेकिन चाहे जो ऑनलाइन हो या ये हो, आप लोगों ने ये क्लास लेक्चर अच्छे तरीके से लेने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे ऑनलाइन हो। ऑनलाइन वैसे ज़्यादा मुश्किल होगी आप लोगों को, ओपन बुक अगर हुआ तो। जी सर, ऐसा ही है। लेकिन चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो, ये आपके जो क्लास लेक्चर्स हैं दीदार, इसी में से मैं सब कुछ पूछूंगा। थैंक यू सर। Okay, let me ओके, द सेकंड जो चैप्टर है इसमें दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। इसको थोड़ा सा मैं कुछ स्लाइड्स को स्किप करूंगा, स्पेशली जो यूएस के लॉज वगैरह होंगे या इस किस्म की चीज़ें वो मैं स्किप कर दिया करूंगा। इसमें ज़्यादातर जो बताया हुआ है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, इसको ऑलरेडी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इन दी एनवायरमेंटल एनालिसिस। वो आपको मैंने पहले जो एनवायरमेंट है ना, क्लियर है ना आपको, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टास्क एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एनालिसिस का लेक्चर हम ले चुके हैं ना? यस सर। ओके, तो वो इसी वजह से पहले लेक्चर ले लिया था क्योंकि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Strategic analysis entails the examination of companies' external market context, internal factors. एक चीज हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी आपने किसी चीज का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना होता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना होता है, चाहे वो कंपनसेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसमें जो एनवायरमेंट होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए। इस वजह से वो मैंने आपको पहले से बताया था। और इसके अलावा शॉर्ट एनालिसिस जो हम करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, वो भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो सारा जो है इसी पर डिपेंड कर रहा होता है, एनवायरनमेंट पे। आपने विजन बनाना है, मिशन, रूल्स, पॉलिसीज बनाना है, उस सबकी जो बेस होती है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, दैट इज द एनवायरनमेंट। सो इम्पोर्टेंट इज टू स्टडी द एनवायरनमेंट। उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है मैनेजर्स के लिए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बगैर आप जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। इसी तरीके से कंपनसेशन भी आपने करनी है तो उसके लिए भी आपको
यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट द कंपनीज एक्सटर्नल मार्केट, यानी आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसको हमने डिटेल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ हमने। ये कुछ स्लाइड्स कुछ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, वो मैं वो स्किप कर रहा हूँ। एक्सटर्नल मार्केट एलिमेंट्स ये डिस्कस किए हैं हमने। इसमें इंडस्ट्री प्रोफाइल है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है, जिसमें हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर देयर। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसको शायद हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आपने मैनेजमेंट के किसी सब्जेक्ट में शायद डिस्कस किए हो। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल रिलेटिंग टू द कंपटीशन। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा हुआ आप लोगों ने? नो सर। नहीं पढ़ा हुआ, चलें उसको, उसमें ज़्यादा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा शायद हमने डिस्कस नहीं किया, कभी होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बट दैट इज अगेन दी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉरेन डिमांड, इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, लेबर मार्केट असेसमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो कंपनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। यानी अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो आप डिफरेंट कंपनसेशन स्ट्रेटजी रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने एम्प्लॉइज के लिए भी। अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो यू हैव टू अडॉप्ट द डिफरेंट कंपनसेशन स्ट्रेटजी। देन लेबर मार्केट असेसमेंट, लेबर मार्केट असेसमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको यू हैव टू असेस द लेबर मार्केट। फॉर एग्जांपल ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एक बड़ा मशहूर मॉडल है, जिसमें थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर्स का बहुत ज़्यादा होती है और बार्गेनिंग पावर्स ऑफ जो एम्प्लॉयज़, जो आपका एम्प्लॉयर है या ऑर्गेनाइजेशन की कब ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जनरली मैं आपको कहूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका में, यूरोप में लेबर को बहुत ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसी लेबर को पाकिस्तान में कम पे कर रहे होते हैं। इसकी क्या रीजन होती है? क्योंकि हमारी लेबर चीप है, मतलब या हम सप्लायर्स हैं। जी, क्यों चीप है? क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में ना सर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उस वजह से ना ये जो लेबर है वो चीप लेवल पे, मतलब चीप उसमें हमें मिल जाता है। लेकिन बाहर फॉरेन कंट्री में इस तरह की वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है, तो इस वजह से जो लेबर है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं हमारे लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप लोग। इसमें क्योंकि हमारे यहाँ जो सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेबर की, और उस वजह से सप्लाई की वजह से जो उनकी बार्गेनिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। लेबर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, वो अपनी टर्म्स पे आप उनको हायर करते हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट उधर यूरोप में या अमेरिका में उनकी क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा होती है उनको लेबर की, लेकिन उनकी सप्लाई लेबर की कम होती है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो लेबर जो है अपनी टर्म्स पे फिर वो अपनी वो अट्रैक्टिव सैलरी उनको पे करना पड़ता है, उसकी बेस पे फिर वो काम करते हैं। तो बेसिक जो रीज़न है दैट इज दी डिमांड और सप्लाई का गैप है। तो इस किस्म का गैप एनालिसिस आप लोगों ने करना होता है लेबर मार्केट असेसमेंट में इन ऑर्डर टू कंपनसेट। अगर आपको आइडिया हो कि कोई ऐसी लेबर है मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर आपको जब तक उसको अच्छा कंपनसेशन पैकेज नहीं देंगे तो ही विल नॉट जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस है उसमें आपकी लेबर मार्केट एनालिसिस जो होती है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द कंपनसेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। इंडस्ट्री प्रोफाइल यूज्ड टू डिटरमिन द कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें आपका कंपनसेशन पैकेज बहुत अट्रैक्टिव होता है। लाइक आजकल तो इतना नहीं है, जब शुरू में टेलीकम्युनिकेशन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये मोबिलिंक और यू फोन वाले जो है बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव सैलरी से जो है लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहे थे। तो दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री प्रोफाइल। यूजेस इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल्स वॉल्यूम कितना है। जाहिर अगर पूरी इंडस्ट्री का सेल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ग्रोथ स्टेज भी होगी, तो उस इंडस्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं they can offer the highly attractive package for the employees. गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल समटाइम गवर्नमेंट ने लेबर के लिए मिनिमम वेज डिसाइड की होती है। ठीक है,
इसके अलावा और भी जो रूल्स हैं दे विल हैव टू बी फॉलो दोज रूल्स व्हाइल डिफाइनिंग अबाउट द कंपनसेशन। देन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है दैट इज अगेन आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस फैक्टर कि अगर आपकी लेबर के पास है उन्होंने टेक्निकल सॉफ्टवेयर किए हुए हों, उनका नॉलेज हो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का, तो अगेन यू विल हैव टू कंपनसेट देम बेटर। ये कुछ फोरकास्ट दिए हुए अगेन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द यूएस एनवायरनमेंट, तो आई एम गोइंग टू स्किप इट। इंटरनल कैपेबिलिटीज, ये कुछ एक्सटर्नल हमने बात की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। द अदर फैक्टर जो है दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल कैपेबिलिटीज में आपकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज इंक्लूड होती हैं। फंक्शनल कैपेबिलिटीज मींस आपके डिपार्टमेंट की क्या कैपेबिलिटीज हैं और आपके ह्यूमन रिसोर्स की क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसके मुताबिक भी हम अपने कंपनसेशन डिसाइड करते हैं। देन फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। जाहिर आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तभी आप उन लोगों को जो है अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज देंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द गुड कंपनसेशन पैकेज फॉर योर एम्प्लॉइज। So these are the internal factors which are again important. Functional capabilities में आपकी मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, MIS डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट आपकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज में आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज में अगेन ऑल द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, हायरिंग एंड रिटेनिंग वर्कफोर्स, designing merit to pay the programs to reward job performance, designing incentive pay programs, incentives को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजाइनिंग पे फॉर नॉलेज, अच्छा ये 3 किस्म के प्रोग्राम्स हैं। एक जो बेसिक प्रोग्राम होता है कंपनसेशन का वो होता है सीनियोरिटी बेस्ड कंपनसेशन, जिसपे सीनियोरिटी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपके वो हर साल पे इंक्रीज होती रहती है। दूसरा जो प्रोग्राम होता है दैट इज दी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, मेरिट पे प्रोग्राम। अब वो मेरिट पे सिर्फ सीनियोरिटी पे नहीं करते बल्कि मेरिट पे करते हैं, या जॉब पर जिस तरह आप परफॉर्म करते हैं उसी के मुताबिक आपको पे करते हैं, दैट इज दी मेरिट पे प्रोग्राम। तीसरा होता है इंसेंटिव पे प्रोग्राम्स, जिसमें हम लोगों को इंसेंटिव देते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल। ठीक है, जैसा कमीशन होता है ना, कमीशन कि आप इतना प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, तो उसको हम इंसेंटिव पे प्रोग्राम्स कह सकते हैं। इसको हमने डिटेल में, ये जितने भी प्रोग्राम थे इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं अलग से, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक आपका प्रोग्राम होता है पे फॉर नॉलेज प्रोग्राम्स। इसमें हम नॉलेज को देखते हैं, उसकी स्किल को देखते हैं, उसकी एबिलिटी को देखते हैं। जिसका नॉलेज ज़्यादा होता है, स्किल ज़्यादा होता है, उसको उसके मुताबिक अच्छा रिवार्ड ऑफर करते हैं। So these are the different programs. These will be discussed in the different lectures under the different chapters. Then competitive strategies, influential factors, national culture जो है that is important. Culture जो है again जब हमने environment को discuss किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो culture है वो आपका internal में भी हो सकता है, internal part भी हो सकता है और external environment का part भी हो सकता है। तो इसमें नेशनल कल्चर और जो ऑर्गेनाइजेशन का ओन कल्चर है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लाइफ साइकिल पे है। लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? 4 स्टेजेस जी, 4 स्टेजेस होती हैं। क्या स्टेजेस होती हैं? पहले प्रोडक्ट का स्टार्ट होता है, फिर ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट होता है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी, और किसी ना किसी पॉइंट पे डिक्लाइन आता है। डिक्लाइन स्टेज पे फिर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि आपका दोबारा जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। और इसको समटाइम मैं कहता हूँ ह्यूमन लाइफ साइकिल भी यही होता है। ह्यूमन लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट, दीज आर द सेम स्टेजेस। सो इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोथ स्टेज पे होगी, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपको ज़रूरत होती है कि आप अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करें। जब ग्रोथ स्टेज आती है तो इसमें क्योंकि सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होता है, इनकम हो रही होती है, उस स्टेज पे भी आप उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, अच्छी कंपनसेशन उनको ऑफर्स देते हैं। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गेनाइजेशन का और जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द कंपनसेशन स्ट्रेटजी एज वेल। इसको भी हम किसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल कल्चर डायमेंशंस, पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। नाउ दीज आर दी जो नेशनल कल्चर डायमेंशंस हैं उसकी कुछ फोर्सेस इसमें बताई हुई हैं।
कुछ लोगों में कलेक्टिविज्म बहुत ज़्यादा होती है, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें आपके कंज्यूमर्स जो होते हैं उनकी वॉइस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, यूनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती यूनियंस। तो नेशनल कल्चर के और भी बहुत से हैं। इसी तरह कुछ कल्चर्स में हम समटाइम्स मेल डोमिनेंट कल्चर होते हैं, कुछ कल्चर्स में मेल डोमिनेंट नहीं होता, उसमें इक्वलिटी हम रखते हैं, मेल एंड फीमेल को एक तरीके से हम कंपनसेट करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कल्चर जो अगेन द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट है। पावर डिस्टेंस, acceptance of companies power structure, status differentials, countries with high distances, countries with low distances। जी, इसका पावर डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज पावर डिस्टेंस? देखिए, पावर डिस्टेंस का मतलब ये होता है जो स्टेटस डिफरेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है अपर मैनेजमेंट में और लोअर मैनेजमेंट में। लाइक जो डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं उनमें डिफरेंट तरीके से हम कंपनसेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो पावर डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है। लाइक टॉप मैनेजमेंट जो है और जो लोअर मैनेजमेंट है उसमें इतना डिस्टेंस होता है। लोअर मैनेजमेंट वाले लोग जो एम्प्लॉइज हैं, लोअर एम्प्लॉइज, वो इतनी आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते अपनी अपर मैनेजमेंट को, ठीक है, उनको डिफरेंट लेयर्स के थ्रू जाना होता है। इसके ऑपोजिट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें ये कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है और लोअर मैनेजमेंट और जो अपर मैनेजमेंट है एज अ टीम वर्क काम कर रहे होते हैं, तो उसमें पावर डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें स्टेटस डिफरेंशियल भी इतना ज़्यादा नहीं होता और एज अ टीम वर्क सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। और आजकल यही डिस्टेंस जो है, ये जो कल्चर है दैट इज मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये पावर डिस्टेंस है अमंग द डिफरेंट हायरार्कीज। तो अगेन इसको भी आपने देखना है जब आप कंपनसेशन स्ट्रेटजी बनाएंगे। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म में पर्सनल इंडिपेंडेंस होती है, पर्सनल गोल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइवेसी मेंटेन होती है। और इंडिविजुअलिज्म का जो ज़्यादा कल्चर है यूएसए की जो है, दैट इज द एग्जांपल जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर जो है दैट इज मोर प्रोमिनेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऑपोजिट जो जापानीज कल्चर है उसमें कलेक्टिविज्म, यानी उसमें इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, टीम वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एज अ ग्रुप सारे काम कर रहे होते हैं, उनकी मेंबरशिप होती है, कोहेसिवनेस होती है और एज अ ग्रुप सारे काम कर रहे होते हैं। उनकी इंडिविजुअल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितना वो एज अ ग्रुप उनकी इंपॉर्टेंस होती है। और ये जो है कल्चर जो है दैट इज मोर प्रोमिनेंट इन जापान। ये डिफरेंट किस्म के कल्चर्स हैं। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, हाई अवॉइडेंस, फेयर रैंडम इवेंट्स, वैल्यू स्टेबिलिटी। इटली एंड ग्रेस में ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हायर अवॉइड करते हैं हम चीज़ों को, ठीक है, फेयर रैंडम इवेंट्स को अवॉइड करते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। लो अवॉइडेंस में वैल्यूज चैलेंज, यानी हम चैलेंज कर रहे होते हैं, रिस्क ले रहे होते हैं। और ये जो इस किस्म का जो कल्चर है दैट इज मोर डोमिनेंट इन सिंगापुर एंड डेनमार्क। ये आप लोगों को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का? नहीं सर, इस चीज में Yes, sir. क्लियरेंस तो नहीं हुई सर इसमें। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। जिससे अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखें या डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स को देखें, इसको शायद मैंने पहले भी देखा था, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे होते हैं। वो कहते हैं जैसे रूटीन काम चल रहा है वो उसी तरीके से रूटीन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो रिस्क नहीं ले रहे होते, रूटीन काम कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं हाई अवॉइडेंस, यानी वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इस किस्म का जो कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में या द कंट्री, उन्होंने इटली एंड ग्रीस की एग्जांपल दी है कि उधर बहुत ज़्यादा होता है। वो दे लाइक दिस स्टेटस को, दे डोंट लाइक रिस्क टेकिंग, इनोवेशन को लाइक या क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा उधर नहीं होती। वो जैसे रूटीन काम होते हैं वो उसी तरीके से